सावन की हरियाली में जब धरती पर्यावरण की चादर ओढ़ रही थी, तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ का परिसर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। अवसर था मंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का, जिसमें एक तरफ कारगिल के शूरवीरों को नमन किया गया तो दूसरी ओर समाज निर्माण के सूत्र तलाशे गए। एनएसएस समन्वयक डॉक्टर नलिनी मिश्रा और एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर बुशरा अलवेरा के नेतृत्व में आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ पौधारोपण और शॉल उड़ाकर अतिथियों के स्वागत से हुआ। वातावरण में राष्ट्रगान की गूंज थी और विचारों में बदलाव की चेतना। कार्यक्रम की शोभा तब बढ़ी जब मंच पर पहुंचे देशभक्ति के ओजस्वी वक्ता छात्र अमन कुमार, जिन्होंने अपनी गरजती आवाज से युवाओं में जोश भर दिया। उनके पीछे पीछे पहुंचे सेवानिवृत्त कर्नल बीएस तोमर, जिनका कहना था कि कारगिल विजय दिवस मनाना सौभाग्य है, क्योंकि हमारे जवान हर दिन सीमा पर नया इतिहास लिखते हैं। नायक कमलेश अग्निहोत्री और सूबेदार कमता सिंह ने जब अपने सैनिक जीवन की सच्ची और प्रेरक कहानियां सुनाई तो उपस्थित श्रोताओं की आंखें नम हो गई। लेकिन असली भूचाल तब आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत के सह प्रांत प्रचारक संजय ने मंच संभाला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये मंच परिवर्तन साल भर चलाए जाएंगे ताकि देश भर के हर कोने में बदलाव की नींव मजबूत हो गई। कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कारगिल के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि समाज निर्माण केवल भाषणों से नहीं बल्कि पंच परिवर्तन जैसे ठोस कदमों से ही संभव है। अब बात उस खास मोड़ की जिसने कार्यक्रम को खबर की हेडलाइन बना दिया। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, जो हमेशा अपनी मधुर भाषा और तेज विश्लेषण के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने कहा अगर मंच परिवर्तन को जमीनी स्तर तक नहीं ले जाया गया तो ये बस एक और कार्यक्रम बनकर रह जाएगा। और अंत में प्रोफेसर पांडे साहब, जिनकी उपस्थिति किसी भी मंच को गंभीरता से भर देती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जब तक परिवर्तन को हम अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक संगोष्ठियां केवल भाषण रहेंगी, लेकिन ये जो बीज बोया गया है वह आवश्यक वृक्ष बनेगा। कार्यक्रम का संचालन कुशलता से डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर बुशरा अलवेरा ने किया है। कारगिल विजय सप्ताह की यह संगोष्ठी न केवल वीरता की याद दिलाती रही बल्कि समाज में स्थायी बदलाव की नींव भी रखी गई। कार्य करें उसे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और राष्ट्रीय भावना के साथ करें। यही हमारी ओर से उन वीर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय। Always been a source of inspiration for all of us. Thank you so much, sir, for your blessings. And you have taken us to the next level of the ideas for the social welfare. Thank you, sir. Thank you. For an official vote of thanks, I would request NCC Dr. Bushra Alvera to come over to the podium and deliver the vote of thanks. Thank you so much, Dr. Naliनी Mishra. आदरणीय अतिथिगण, विशेष रूप से हमारे मंच उपस्थित मुख्य वक्ता श्रीमान संजय जी, लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस तोमर जी, सूबेदार कमता जी, नायक कमलेश अग्निहोत्री, डॉक्टर जगदीश जी एवं हमारे माननीय कुलपति महोदय, समस्त संकाय सदस्य, एनसीसी कैडेट्स एंड एनएसएस वॉलंटियर्स। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर बुशरा अलवेरा, विश्वविद्यालय की एनसीसी अधिकारी के रूप में कारगिल विजय सप्ताह के इस गरिमामय आयोजन में आप सभी के उत्साहपूर्ण सहभाग एवं उपस्थिति के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं श्रीमान संजय जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिन्होंने पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन जैसे विषय पर अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। आपके व्याख्यान में ने हमें आत्म अवलोकन के साथ साथ समाज निर्माण की दिशा में प्रेरित किया है। इस अवसर पर हमें यह बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस तोमर, नायक कमलेश अग्निहोत्री एवं सूबेदार कमता जी का सम्मान किया गया। यह सम्मान उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को समर्पित है, जिनके योगदान से आज हम सुरक्षित और स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के संचालन से लेकर सभी तैयारियों के लिए मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी, जिसमें विशेष रूप से माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अजय तनेजा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा और नेतृत्व में हम राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नलिनी मिश्रा, जो कि सांस्कृतिक प्रभारी भी हैं, साथ में डॉक्टर रामदास, जो एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हैं, इन सब के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत हद तक सफल साबित हुआ है। सभी शिक्षकगणों, एनसीसी कैडेट्स
एनएसएस वॉलेंटियर आयोजन समिति के सदस्य जिनके परिश्रम और अनुशासन के कारण यह कार्यक्रम अत्यंत सफल, संगठित और प्रेरणादायक साबित हुआ। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं कि कारगिल विजय दिवस की भावना को आत्मसात करते हुए हम अपने आचरण, सोच, कर्म में ऐसे होंगे जो हमें राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। I request everybody to stand in their places for national anthem. जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। Now we all will proceed for tree plantation together towards guest house. अपनी पूरी संपत्ति लगा के पूरी बिल्डिंग तैयार किया, और जब आया कि गहमर में कोई जमीन देने वाला नहीं है, एक राजकीय महाविद्यालय खुलेगा, तो उन्होंने पूरी जमीन और पूरी बिल्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज को प्रदान कर दिया। मैं और डॉक्टर रामजी पाठक अपने कुलपति के द्वारा उसके निरीक्षण के लिए नियुक्त हुआ था। सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अब वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाएगा। तो देखो, मैं कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ, कन्हैया जी को भेजता रहता हूँ, अक्सर लिखता हूँ गांव गिराव की बातें, और स्मृति ईरानी के इस जो वीडियो की कहानी है, अभी मैं इस पर लिखा भी, बड़ा लंबा चौड़ा। तो आज जो सिंदूर ऑपरेशन लोकसभा में बहस कराओ, बहस भी नहीं करने दोगे, बहस कराओ भी, समय निर्धारित हो गया तब भी आप वो हल्ला करोगे, बेल में जाके वो हल्ला करोगे। चाहते क्या? जब हमारे डीजीएम थे, हमारे जो तीनों सेना के सैनिक थे, हमारी उन दो महिला जो वीर सैनिक थी, उन सबों ने सारा कुछ आपको प्रस्तुत कर दिया। वह बाहर बाहर उस पगले ट्रम्प के बयान को लेके क्यों सवाल खड़ा करते हो? सारा विश्व उसको पगला बोल रहा है, और ये सिंदूर ऑपरेशन पर जवाब चाहते हो, पहलगाम घटना पर सवाल चाहते हो, ये सारे कुछ चाहते हो, सबूत चाहते हो। किस तरह का सबूत चाहते हो? कैसा सबूत चाहते हो? सारा कुछ विश्व ने दिया, सब कुछ दिया। वहां के डीजीएम को, यहाँ के डीजीएम ने बात किया, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन जो था स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया है। आप उसको लंबा चलाना चाहते थे, तो लंबा तो चल रहा है। इजराइल, गाजा, ईरान, रूस, ये कुर्सी जो है बड़ी गड़बड़ है। हाँ, तो मैं कन्हैया जी को भी सचेत करता हूँ, हिलती है सर, कुर्सी को गड़बड़ मत होने देना। आपका कोई भी कर्मचारी, कोई भी अध्यापक आपसे मिलना चाहता है तो उससे सहज भाव से मिलो,
उसकी बातों को सहज भाव से सुनिए। समाधान हो सकता है, हर चीज का समाधान है, तो उसको हर संभव समाधान करने का प्रयास करिए, पुलिस को घुमाइए मत, और उसका सम्मान करते हुए ये सबका सम्मान करेंगे। ये सभी मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि वो श्री संजय जी को एक प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर उन्हें सम्मानित करें। श्री संजय जी ने BE 2004 में पढ़ाई जयपुर से पूर्ण करने के उपरांत कानपुर में प्रोजेक्ट में एक कार्यरत रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक और एक युवकों के बीच में संगठन कार्य कर रहा है, उसका नाम है युव राष्ट्र। मुझे लगता है इस बैनर पर इन्होंने मेंशन किया, यानी युवा और उसकी अपनी भूमिका राष्ट्र के लिए। उस बैनर तले ही मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और विषय भी ऐसा जिस पर आदरणीय वीरेंद्र जी ने विस्तार से अपने शब्दों के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन किया। मेरे मस्तिष्क पर भी और हृदय पटल पर भी वो सारी घटनाएं अंकित है। वो 2 माह चलने वाला युद्ध है, और प्रतिदिन न्यूज़पेपर में आने वाली वो खबरें, वो 555-70 के बीच अपने बीच ना रहने वाले इस मातृभूमि की सेवा करते हुए स्वयं को इस धरती में मिला देने वाले ऐसे वीर सपूतों के प्रतिदिन पंचतत्वों में विलीन होते हुए उन और शरीरों को अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से उन 2 महीनों में मैंने भी अनुभव किया है। हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे ध्यान है बचपन में स्कूल के अंदर भी, और हमको भी कुछ करना चाहिए। इस नाते क्या कर सकते हैं, तो छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन है हम अपने विद्यालय की तरफ से, और दैनिक जागरण जैसा एक अखबार था तो वो रोज प्रकाशित करता था कि किसके विद्यालय ने 50,000, किसी के विद्यालय ने 1 करोड़, किसी सज्जन ने 10 लाख, 5 लाख, इस प्रकार से। वो तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जाया करते हैं इस समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग यहाँ पर चक्कर काटा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। उन्हीं इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित जो नाम है ना, जिनका अभी हमने स्मरण किया, जिनके बारे में हमने याद किया कि कोई भी संसार की शक्ति अब मिटा नहीं सकती। लेकिन भगवद गीता ये जो चलने और निरंतरता की क्रम में, मैंने कहा कोई भी रोक नहीं सकता। भगवद गीता अध्याय 2 का 23वां श्लोक कहता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मार्गः। माने जो गया है उसका शोक नहीं करना, अभी तो वो दे के क्या गया है ना, उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको और लेकर हम और अच्छा क्या कर सकते हैं इस पर विचार करना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में युद्ध है, वो जिस मोर्चे पर खड़ा है ना वो संघर्ष कर रहा है। उद्देश्य मात्र इतना कि जो भी कार्य प्राप्त है उसमें सिद्धता और सफलता को प्राप्त करना। सैनिक है मोर्चे पर और अहर्निश निश्चित ही अपना सर्वोच्च बलिदान देकर और अपने इस मातृभूमि के कर्ज को वो पूर्ण करता है। लेकिन हमारे ऊपर भी अनेकों प्रकार के कर्ज हैं, चाहे वो इस मातृभूमि या डिसबैलेंस्ड ऐसे लोगों के कारण ऐसे युद्ध होते हैं, दूसरों को जीतने, दूसरे को परास्त करने की ये जो कामना हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण ही, उन द्वंद्वों के कारण ही युद्ध होते हैं और निश्चित ही युद्ध भी करना पड़ता है। लेकिन युद्ध
ही समाधान नहीं होता, ऐसा भी आदरणीय भाई साहब ने अभी बताया। मैं तो बहुत छोटा था तो न्यूज में सुनता था गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध, आज बाल सफेद जैसे हो रहे हैं, लेकिन आज भी मैं सुन रहा हूँ गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ। यानी युद्ध ही हर बात का निर्णय नहीं कर सकता, हर विषय उसके द्वारा ही समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारे आसपास चल रहा है उस पर भी हम सबको विवेकपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप सबके सामने बोलने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे एक बड़े संगठन जिसके और सहयोगी संगठन के रूप में अपने कई कार्यकर्ता अनेकों संगठनों से आज बैठे हैं। मुझे दो काम हमने अपने संघ के कार्यकर्ता जो प्रत्यक्ष रोज शाखा लगाते उनके लिए रखा है। अपना कार्य विस्तार करेंगे, गांव तक जाएंगे। दूसरा काम उसको मजबूत करेंगे। तीसरा काम समाज के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वो कोई और नहीं करवाएगा, वो हम कराएंगे, उसका नाम ही पंच परिवर्तन। चौथा काम है नैरेटिव विमर्श। भाई साहब ने अभी वर्णन किया कि न जाने कहां से क्या न्यूज आई और एक माहौल बना, और उस माहौल के कारण वो 400 आएगा तो ऐसा हो जाएगा, चर्चा कर रहे थे भाई साहब के अंदर। वास्तव में मैं इसकी चर्चा आप लोगों से भी करूंगा। वो कोई और नहीं कर रहा, वो हम कर रहे, हमारे कारण ही इस देश में और अपनी नेगेटिव नैरेटिव को सेट करने में लोग बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं। तो ऐसे सारे विमर्श से हमको बचने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं कि कभी कभी जाने अनजाने में हम क्या कर जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। ईरान ने ढेर सारे बम आती है तो वो होती है सज्जन शक्ति। आरएसएस को कभी इस बात का घमंड नहीं रहा कि वही सब कुछ करता है। इस भारत में जो कोई भी अच्छा कर रहा है उन सब व्यक्तियों को साथ लेकर और अच्छे काम के लिए प्रेरित करना, ये हमारे और इस वर्ष भर के कार्य के लक्ष्य हैं, शताब्दी वर्ष के। अब मैंने कहा तीसरा विषय पंच परिवर्तन। ये सारे काम सब लोग करेंगे, लेकिन ये तीसरा काम हम करेंगे। क्या है काम? तो मैं 5 विषय आपसे उस पर चर्चा करके अपनी वाणी को और विराम दूंगा। तो पहला विषय हमारा है कुटुंब प्रबोधन, यानी हमें अपने परिवार की चिंता करनी है। क्यों करनी है? तो मैं बहुत खुले शब्दों में बोलता हूं। ये भारत है, भारत के अंदर ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। हम अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पर सुनते हैं, अनेकों स्थानों पर ऐसी सारी जानकारियां आती हैं। बेटा कहां पर है, कितने वर्षों से अपने परिवार से नहीं मिला। हम अपने परिवार के साथ जब नहीं बैठते तो कैसे कैसे दृश्य देखते हैं। फेसबुक सारी चीजें लाइन से, इवन 5 वर्षों से जब से आप एक्सेस कर रहे हो अपना, आप जब से मेल अपना यूज कर रहे हो ना, तब से सारे रिकॉर्ड आपके पास है। एक सेकंड के आप चाहो तो कोई भी प्राप्त कर सकते। अब बालक कहां क्या कर रहा है मैं वहां लाना चाहता हूं। कोई भी चीज आई, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। लाइक सब्सक्राइब करते करते हमने ये काम शुरू कर दिया कि जाने अनजाने में मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी कब देशद्रोही बन गए, कब सैनिकों के हत्यारे बन गए, हमको पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? कि देश के अंदर जो भी सकारात्मक काम है उसको चीखते चीखते लोगों के गले फट गए, लेकिन विद इन सेकेंड कोई कनाडा में बैठा हुआ, कोई जर्मनी में बैठा हुआ और 23 मार्च को और एक छोटा सा एक वीडियो डालता है और 1.5 घंटे के अंदर वो 26 करोड़ लोग देख लेते हैं। उसके अगले दिन भारत के कई पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री उस पर बोलना शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जाने अनजाने में हमने जो कुछ भी आया उसको लाइक, उसको सब्सक्राइब, उसको लाइक सब्सक्राइब करते करते ऐसे लोगों को जो भारत का अहित चाहते हैं उनके इतने सब्सक्राइबर बना दिए कि पेमेंट तो उठा ही रहे, साथ में देश विरोधी और बातों को शेयर करने में उनको तनिक क्षण नहीं लगता और यहां गले फाड़ते 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 और सेना पर मुठभेड़ करते करते न जाने कितने लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं और हम अपने घर में बैठे बैठे ऐसे देशद्रोही तत्वों को लाइक सब्सक्राइब, आप सब भी अपना अपना मोबाइल उठा के देखना, 4-4, 5-5, 6-6 हजार लोगों के पेजेस आप लोगों ने लाइक कर रखे, आपको पता ही नहीं कब कर दिया, कब सब्सक्राइब कर दिया, पता ही नहीं चला। इसलिए अपने परिवार पे बैठिए, साथ अपने बच्चों के साथ बैठकर उनसे बात करिए। बेटा देखो कहीं कोई अराजक, कोई इस प्रकार की चीजें तो नहीं आई, सब इंटेलेक्चुअल वर्ग बैठे हैं।
बहुत अच्छे शब्दों में बोलूंगा, लगभग 650 ऐप चल रहे हैं। इनको क्या नाम देते हैं? आप सब बुद्धिजीवी हैं, जरा इसको नाम दीजिए। मैं जो देता हूं मैं बड़े खुले शब्दों में देता हूं। क्या आप घर में अकेले हैं? आप ऑफिस में? क्या आप बोर हो रहे हैं? तो तुरंत इसको इंस्टॉल करिए। क्यों करिए? आपको अच्छे मित्र मिलेंगे 1 किलोमीटर की रेंज। इसको क्या कहते हैं? शायद आप लोगों की भाषा, आप सब पढ़े लिखे विद्वान हो, एकेडमिक, आप कुछ दे सकते हो। मेरी भाषा में इसको ऑनलाइन वेश्यावृत्ति कहते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं हो रहा है, किसी के भी घर में घुसकर और पूरे का घर खाली हो रहा है। मैं तो इस पद पर हूं कि न जाने कितने फोन आते हैं कि जरा सेटलमेंट करिए, जरा बात करिए, जरा उसको बताइए। परेशान न जाने कितनी और बुरी ऐसी हरकतों में जाने अनजाने में एक बटन दबाने से हमारा समाज का व्यक्ति पहुंच रहा है। इस भारत का सामान्य भोला भाला व्यक्ति पहुंच रहा है। क्यों? हम उसके साथ कभी परिवार के साथ बैठे नहीं, हमने 2 रोटी नहीं खाई। इसलिए मेरा एक आप सबसे अनुरोध है, समाज सुधर जाएगा, चिंता मत करिए। बहुत लोग लगे हैं, सैनिक भी लगे हैं बॉर्डर पर, समाज सेवक भी लगे हुए जगह जगह। लेकिन ये आपके घर में आपका बेटा नहीं सुन रहा, आपकी पत्नी नहीं सुन रही, पड़ोसी समझाएगा क्या? कोई ग्रुप जाएगा क्या उसको समझाने कि भाई ये समझ नहीं रही है तो उसको जरा समझाओ? इसको आपको ही टास्क लेना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से उसको आपको ही समझाना पड़ेगा। उसके हर प्रकार की चीजों पे कहां उसका हित है, कहां अनहित है, उन सब चीजों पर विचार और विवेक आपको करना पड़ेगा। नया विषय चला है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं, वो है वोकिज्म। कभी कम्युनिज्म और दुनिया भर की चीजें थी। आज का सबसे बड़ा विषय हम सब इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में रन कर रहा है, उसका नाम है वोकिज्म। माने अब हम अवेयर हुए, अभी तक तो अंधकार में थे। तो किन किन चीजों से हुए हैं? महिलाएं साड़ी पहनती तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? तो 30-40 से ऊपर नहीं करता हूं। अच्छा करते हैं आपकी उम्र 50 वर्ष है, आप 30 की 40 की स्पीड से आ रहे हो। लेकिन आपकी संतानें आपको जिद करके कहती पापा मुझे ना 150, 200, 250, 300 सीसी की गाड़ियां चाहिए। और आप यकीन मानो, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करके और आपकी ही पीढ़ियां जो है ना वो भी वैसे ही हाथ डाल करके और गियर लगा के चलती है। आप यकीन मानो उनकी शुरुआत 120 से होती है, 100 से नीचे तो होती ही। और फिर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का कोई शिकार तो स्वयं एक परिवार नहीं, अभी तो जिससे दुर्घटना करता है उसका भी समूल नाश करके जाता है। यानी एक छोटी सी हमारी और जो कर्तव्य का पालन करना चाहिए उससे चूकने के कारण और न जाने कितने परिवारों के दिए बुझ जाते हैं। इसलिए उन सब बातों का, जिसको हमने कहा नागरिक कर्तव्य, कुछ कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट के बाद भी हम कितना विचार कर सकते हैं स्वयं को कठोर बनाकर और देश और समाज के लिए सिर्फ तत्कालिक नहीं अपितु एक लॉन्ग टर्म में प्रेरणा देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है इन सब बातों पर विचार करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे पूरे वर्ष के कार्यक्रम में इन 5 विषयों पर ही और संपूर्ण भारत में जाकर चर्चा करने वाला है कि अपने परिवार को बचाइए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समदृष्टि से देखिए। पर्यावरण हमारा है, इसलिए पर्यावरण के प्रति जागरूक रहिए। जो भी कुछ अपने देश का है उसको स्वीकार करिए, अधिकतम उसका प्रयोग करिए। 10, 20, 30% कुछ बाहर की चीजें पड़ती है, आवश्यकता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतम अपनी चीजों का सेवन करिए। और अंत में नागरिक कर्तव्य, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, हर प्रकार से जो मनुष्य से माने जो भारत के एक नागरिक से अपेक्षित है, उन सब प्रकार की बातों का हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि इस भारत को हम सुंदर और सुखी बना पाएंगे। जिस सुख के लिए, जिस सुख की कल्पना को करते हुए न जाने कितने वीर शहीद हो गए कि मैं तो चल रहा हूं और तुम मौज करना। तो मुझे लगता है ना कि जिनके खून और पसीने के कारण हम मौज कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मुझे लगता है भारत में रहकर इन सब बातों को अगर हम विचार करेंगे तो ऐसे सारे शहीदों और महापुरुषों के प्रति हमारी एक सच्ची कृतज्ञता होगी कि हम भी एक सैनिक बनकर के स्वयं कठोर होकर और इन सब विषयों पर विचार कर और काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इस अवसर पर इतना ही पर्याप्त। संजय जी, आज का यह कार्यक्रम न केवल एक संगोष्ठी है बल्कि हमारी भावनाओं का प्रतीक है।
आज के दिन आपने ये जो पंच परिवर्तन, प्रबुद्ध, प्रबोधन, समरसता, पर्यावरण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य के बारे में अपने शब्दों से यहाँ पे व्याख्या दी है, उसको विश्वविद्यालय परिवार का हर सदस्य सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाकर अपने जीवन में अपने लिए भी और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना योगदान करता रहेगा। धन्यवाद संजय जी। Without whose involvement in this program would never have been possible. Thank you, Professor Ajit Taneja ji. Thank you so much for being there in all the programs with us. आप न केवल एक प्रशासक हैं, बल्कि शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी दूरदृष्टि हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके नेतृत्व में हमारा विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। हम अपने माननीय कुलपति से आग्रह करेंगे कि वो जो इस कार्यक्रम की प्रेरणा है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना योगदान रखा है, कि वो हम सब के बीच में आए और अपने शब्दों से हम सबको अपने प्रेरणादायक विचारों से कृतार्थ करें। सर। थैंक यू नंदी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय द्वारा कारगिल विजय सप्ताह के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संगोष्ठी पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन पर पधारे हमारे 3 देश के हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह तोमर जी, नायक कमलेश तोमर जी, सूबेदार कामता सिंह जी। बहुत कुछ यहाँ पे कहा गया, तो मैं उन शब्दों को रिपीट ना करते हुए आप तीनों के लिए एक छोटे से 2-3 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई ही काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बनो। मैं आप तीनों को सैल्यूट करता हूं, जय हिंद बोलता हूं आप लोगों को, कि जो आप लोगों की वीरता है ये आने वाली पीढ़ियां, मेरे से भी यहाँ बहुत यंग लोग बैठे हैं, उसको याद करेगी। इस कारगिल विजय दिवस, इस दिवस को विजय बनाने के लिए आपका जो योगदान है, आपका जो बलिदान है, और भी लोगों के का भी जो बलिदान है, उसको हम लोग हमेशा याद करेंगे। हमने आज के मुख्य वक्ता संजीव जी को भी सुना, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस विश्वविद्यालय में। मेरे यहाँ बैठे कोलीग्स जो इस विश्वविद्यालय के हैं, स्टूडेंट्स, एनसीसी के स्टूडेंट्स और पधारे हुए हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, प्लस आयोजक जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया, मैं उनको भी बधाई देता हूं और उनका स्वागत भी यहाँ पे करता हूं आप लोगों का, कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे ये संगोष्ठी का आयोजन किया है। हम सब लोगों ने अभी कई लोगों के विचार सुने और उसमें ये कहा गया कि ये जो युद्ध 26 जुलाई 1999 में जो खत्म हुआ, 2 महीने चला और उसके बाद 26 जुलाई को खत्म हुआ, जिसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये ऑपरेशन विजय से भी इसको जाना जाता है। ये ऑपरेशन या ये दिवस हमारे सैनिकों के गौरव और वीरता को पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है। विजय का ये प्रतीक है, ये दिन विजय का ये प्रतीक है, और हम सब ने ये पढ़ रखा है और कहा भी जाता है कि जो हमारा दुश्मन था, जो हमारा पड़ोसी देश है,
उसमें वो ऑपरेशन बदरी के नाम से उन लोगों ने ये कारगिल युद्ध को शुरू किया और उनका एक ही मोटिव था कि हम किसी तरह लेह को कश्मीर से काट दें। अगर ये हम इसको काट देंगे तो कश्मीर में जो उपद्रव वो लोग करते हैं किसी भी मीडियम से, उसको उसमें और वो तेजी ला पाएंगे और इंडियन आर्मी उसको कंट्रोल कर नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ से उनका रास्ता काट दिया है। तो इसमें वो असफल रहे और इस असफलता के पीछे हमारी 527 सोल्जर्स की कहानी है, जिसको हमने देखा है, हमने उसको पढ़ा है। तो मैं इस दिन उन 527 सोल्जर्स जो कुर्बान हुए और जो उसमें करीब 20,000 सोल्जर्स जो लड़े, उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनके पीछे कृतज्ञता भी दिखाता हूं कि आज हम लोग जो चैन से यहाँ पे बैठे हैं वो सब उन्हीं का बलिदान है, उन्हीं का पूरा श्रम है कि जो हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। डेफिनेटली हम लोगों ने अभी ऑपरेशन सिंदूर इसको जोड़ा, वो भी एक हमारा एक ऑपरेशन था जिसमें हम लोग सफल हुए, जो कि उस टाइम पे और आज के टाइम पे बहुत टेक्नोलॉजी का फर्क है। और मैंने कहीं फ्रिक्शन में पढ़ा था कि एक समय आएगा कि मतलब आर्मी या एयर फोर्सेस या कोई भी फोर्स होगी एक मशीन के आगे खड़ी होगी, उस कंट्री में भी इस कंट्री में भी, और वॉर हो रही होगी मशीन में, जैसे हम लोग खेलते थे कौन से गेम्स होते थे, वीडियो गेम्स। अब वीडियो गेम में हमने अगर एक पाकिस्तान के सोल्जर को मारा तो वहां पर वो सोल्जर को मशीन में डाल देंगे तो इज नो मोर, वो मर जाए। तो ऐसा फ्रिक्शन था, मे बी इट डजंट हैपन और ये कभी सच नहीं हो, लेकिन फिलहाल ये लिखा गया था। हम याद करते हैं, मुझे याद आ रहा है एक लिखा हुआ विक्रम बत्रा जी के भाई का संवाद, जब उनकी डेथ हुई और उनको अवार्ड दिया गया तो उन्होंने बोला जो उनका लास्ट उनका कन्वर्सेशन था अपने भाई के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं तिरंगा लहराऊंगा या फिर मैं तिरंगा पे लिपट गया। तो लेकिन मजे की बात ये थी कि उन्होंने दोनों की, वो उन्होंने लहराया भी और वो लिपट के भी है। तो ऐसे हमारे तो साथियों, ये हमारा स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है, तो हमें ऐसे दिवस को मनाते हुए हमें इस लिगेसी को आगे रखना चाहिए और मनाते रहना चाहिए कि जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, हम उनको हमेशा याद रखें, अपने दिलों में बिछाएं और जहां भी हमें मौका लगे हम उनको बुलाकर उनका सम्मान करें। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक पे, जो कि बहुत सुंदर आपने स्पीच दी हमारे सह प्रचारक अवध प्रांत के स्पीकर संजय जी ने, और उन्होंने जो पंच परिवर्तन 5 चीजें बताई उसको मैंने नोट किया, उसी में मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपकी बात नहीं रिपीट करूंगा। और मेरे हिसाब से ये सारे पंच परिवर्तन जो आपने बताए, ये भारत की स्थिति और उसकी स्मृति के को जागरण करने का काम कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। चाइना में गया था कुछ वर्ष पहले, तो जैसे हमारा एक क्रेडिट स्कोर होता है ना, बैंक्स निकालते हैं कि हम आपको लोन कितना दे सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि चाइनीज मेरे साथ चल दिया और मुझे छोड़ के आया जो मैं जगह पूछ रहा था। तो उनकी टूटी फूटी इंग्लिश होती है, अच्छी नहीं पर बात है, तो उसने फिर भी पूछा कि भाई मुझे छोड़ के क्यों आया, मैं तो रास्ता ही पूछ रहा था, इतनी आपको मेरी सहायता करने की क्या जरूरत है। तो उसने बोला मैंने आपको सहायता नहीं की, मैंने अपने आप को सहायता की, मुझे सोशल क्रेडिट मिलेगा, उसका हमेशा अकाल रहेगा। तो उसको भी हमें सस्टेनेबल लिविंग, जैसे कि कम से कम 2 पेरेंट्स को 2 बच्चे मतलब रिप्लेस करें, इससे हमारा
जनसंख्या की जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, बाकी देशों में नहीं है ज्यादातर। यूरोप तो नेगेटिव है और भी जो पढ़े लिखे ज्यादा एडवांस कंट्रीज है सब नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। उन पे तो गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है कि भैया $100 ले ले, एक बच्चा कर ले। कि हम पढ़ाई भी करवाएंगे और शादी भी करवाएंगे, और जो तुम्हारी छुट्टी होगी फीमेल उसमें हम डबल तनख्वाह देंगे। तो इंसेंटिव भी है, लेकिन हमारे देश में नहीं दिया जा सकता। स्टिल वी आर ऑन ए डिक्लाइनिंग मोड, लेकिन इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए 2 बच्चों की मेरे ख्याल से मुझे ठीक लगता है कि